टू टेक्निकल ट्यूटोरियल। आज हम ऑयल सर्कुलेशन एंड ऑयल सेपरेटर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बेसिकली जो ऑयल सर्कुलेशन है वो जो घूमने वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, पिस्टन या गजन पिन हो गया, रिस्ट पिन हमें कहते हैं उसको। उसके ऊपर जो कंप्रेशन रिंग होती है, ऑयल रिंग होती है। उसके बाद में जो कुछ मूवेबल पार्ट रहते हैं उनको हमें लुब्रिकेशन करना होता है, क्योंकि जब वो घूमते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर मूवमेंट होने के बाद में हीट जनरेट होती है। वो हीट क्यों जनरेट होती है? क्योंकि घूमते वक्त एक दूसरे को क्या होता है, उसका स्पर्श होता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल से, तो उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट जो होता है, उसकी वजह से वहाँ हीट जनरेट होती है। तो हम वो फ्रिक्शन होते होते क्या हो जाएगा, कोई एक पार्ट जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो ख़राब ना हो सके इसलिए हमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। उसके लिए हम ऑयल यूज करते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, डाइस्टर, ओके, ग्लाइकॉल, ये कुछ सिंथेटिक या मिनरल्स ऑयल्स है। तो ऑयल यूज करने से यूज़ करने के लिए उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स है उनका कंटेंट कम होना ज़रूरी है, और उसमें जो वैक्स होता है वो भी कम होना चाहिए। सपोज़ वो वैक्स ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा रहने से उसका जो क्वालिटी है, एफिशिएंसी होता है कंप्रेसर का, वो कम होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ऑयल सिलेक्शन करते वक्त। ओके, सो उसके बाद हम उसके कुछ गुणधर्म देखेंगे, या कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ है वो सिलेक्शन के वक्त इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होना चाहिए, क्योंकि इवापोरेटर में जब वो बाईपास होता है या इवापोरेटर से गुजरेगा तब क्या होगा कि इवापोरेटर का टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ वो उस फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए या होना चाहिए, नहीं तो वहाँ वो फ्रीजिंग होगा तो वो फिर से कंप्रेसर में नहीं आएगा। उसके बाद में उसकी जो विस्कोसिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, वो या ज़्यादा होनी चाहिए, उससे हमारी कंप्रेसर की एफिशिएंसी है वो अच्छी रहती है। उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, क्योंकि जब वो रेफ्रिजरेंट में मिक्स होता है तब वो कंप्रेस हो सकता है, और कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ वो फ्लेम ना हो या उसका ज्वलन ना हो, इसीलिए उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद में जो उसका ह्यूमिडिटी और उसमें उसके अंदर जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल है वो ना हो सके, वो उसमें नहीं होना चाहिए, कि उसकी उस तरह का जो ऑयल है उसे हम बैड कहते हैं। उसकी वजह से हमारे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट होता है और हमारी एफिशिएंसी घट सकती है, क्योंकि जब वो सर्कुलेशन होगा तो उसमें थोड़ी मात्रा में क्या होता है, जो ऑयल है वो रेफ्रिजरेंट के थ्रू हमारे कंडेंसर में या इवापोरेटर में जा सकता है। और जब कंडेंसर में जो हमारे कॉइल्स होते हैं उनके आउटर लेन में जब वो ऑयल का एक लेयर क्रिएट होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र रेट कम होगा, तो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल पे उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हमारा कूलिंग जो जोन है वो भी कम हो सकता है या इफ़ेक्ट कम हो सकता है। उसके बाद में वो जो ऑयल हम यूज़ करने वाले हैं उसका क्या होना नहीं चाहिए, जो केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कोई मटेरियल हो, जैसे कि कास्ट है हम यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके अंदर के जो पार्ट है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कुछ भी पार्ट है उसके ऊपर क्या होना नहीं चाहिए, रेफ्रिजरेंट या ऑयल का कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है पार्ट। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये है हमारे ऑयल सर्कुलेशन के बारे में सिलेक्शन, या और वाई वी यूज़ द ऑयल फॉर लुब्रिकेशन। ओके, सो ये और 3 मेन पर्पस होते हैं, जैसे कि जो कुछ भी फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करने के लिए, और जैसे बियरिंग हो गया, बियरिंग महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो घूमने वाले पार्ट होते हैं, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट है हमारा, तो क्रैंकशाफ्ट घूमता रहता है, तो दोनों तरफ जो अटैच होता है उसको, तो वहाँ बियरिंग के लिए भी कूलिंग करने के लिए या लुब्रिकेशन के लिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे कि दूसरा वाला सील अगेंस्ट द रेफ्रिजरेंट गैस लीकेज, और तीसरा वाला कूल द रेफ्रिजरेंट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ओवर ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए लुब्रिकेशन एज अ कूलेंट यूज़ होता है वहाँ, या लुब्रिकेशन कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसके अलावा जो लुब्रिकेशन है उसके 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लिक्विड हो गया,
तो लिक्विड हो गया, सेमी लिक्विड उससे थोड़ा जाड़ा, या इसकी जो लिक्विड होता है उसकी विस्कोसिटी कम लो होगी, सेमी लिक्विड में उसकी विस्कोसिटी थोड़ा हाई होगी, और जो सॉलिड है वो ग्रीस फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, सो उसके बाद में जब हम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेंगे कि तो जब ऑयल हम लेते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारे रेफ्रिजरेंट से मैच होना चाहिए जब हम कंप्रेसर में यूज़ करने वाले हैं तब। तो पहला वाला है केमिकली स्टेबिलिटी। सो पहला वाला कौन सा है, केमिकल स्टेबिलिटी। तो केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जो कुछ भी हम लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ करने वाले हैं उसका हमारे कंप्रेसर के जो अंदर के पार्ट है उसके साथ कोई रिएक्शन ना हो, इसको हम केमिकल स्टेबिलिटी कहते हैं। तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं होना मांगता है हमारे कंप्रेसर के अंदर पार्ट है उनके साथ। तो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जो हाइड्रोकार्बन है, उसका रेशो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन का रेशो या उसके जो परसेंटेज जो हाई होता है तो वो फ्लेमेबल कहा जाता है। तो जितना कम हाइड्रोकार्बन उसमें अंदर होगा तो उतना अच्छा वो क्या होगा, ऑयल डिसाइड होता है। तो उसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन जितने कम होंगे उतना जो ऑयल है वो अच्छा कहा जाता है लुब्रिकेशन के लिए। ओके, उसके बाद में जो पुअर पॉइंट, फ्लॉक पॉइंट और क्लाउड पॉइंट, ये इसके बारे में जानकारी लेंगे। सो पहला हम पुअर पॉइंट देखेंगे। पुअर पॉइंट ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, जो कि जो हमारा ऑयल फ्लो लो टेम्परेचर पे होता है उसको हम ऑयल पुअर करते हैं लो टेम्परेचर में, उसे पुअर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि उसमें जो ऑयल वैक्स का कंटेंट होता है कम होता है, तो वो वैक्स का कंटेंट है वो पुअर पॉइंट क्या होना चाहिए, जो कुछ भी हमारा इवापोरेटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। सो और ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि उसका जो सैचुरेशन होता है इवापोरेटर के जो लेयर कॉइल होते हैं उसके अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से उसका हीट ट्रांसफ़र है वो कम होता है। तो वो कम होना चाहिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट है इवापोरेटर का उससे कम होना चाहिए। तो उसे हम गुड पुअर पॉइंट ऑयल कह सकते हैं। उसके बाद में क्लाउड पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट का मतलब क्या है, जो उसके अंदर वैक्स होता है, तो वो वैक्स क्या होता है, नेक्स्ट वन है क्लाउड पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट का मतलब क्या है, जो कुछ भी ऑयल है उसके अंदर वैक्स होता है, तो वैक्स की मात्रा जब कम होती है तो क्या होता है उसके जैसे हमारे बादल होते हैं उस बादल की तरफ क्या होते हैं, बादल की तरह हमारे ऑयल के भी बादल क्रिएट हो सकते हैं और उसके फ्यूम्स क्रिएट होते हैं। तो उसमें वैक्स होने के कारण क्या होता है, बादल क्रिएट होते हैं, उसके हम क्लाउड कहते हैं। तो वो ज़्यादा रहेंगे तो क्या होता है, जो हमारा इवापोरेटर और कंडेंसर है उनको हमें उनसे हानि पहुंच सकती है। सो क्लाउड पॉइंट से। ओके, उसके बाद में जो अंत का है उसे फ्लॉक पॉइंट कहते हैं। तो फ्लॉक पॉइंट का मतलब क्या है, जब हम रेफ्रिजरेंट है वो कितना पुअर करते हैं हमारे कंप्रेसर में, तो 90% हमारा रेफ्रिजरेंट होता है और 10% क्या होता है, ऑयल होता है। सो जब हम ऑयल ऐड करते हैं 10%, तो क्या होता है उसके अंदर जो कुछ भी वैक्स का कंटेंट होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, जो वैक्स होता है तो वैक्स जब टेम्परेचर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उसका एक लेयर क्रिएट हो जाता है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं, फ्लॉक पॉइंट। ओके, सो बेसिकली क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होता है कि जो कुछ भी हम ऑयल सिलेक्ट करने वाले हैं उसका उसमें वैक्स ना ही हो तो गुड ऑयल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। का मतलब क्या है, तो जो ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर कंसिडर होती है, जो कि हमारे जो कंटामिनेट या डर्टी टाइप ऑयल होता है उसे ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। जो कि अच्छा ऑयल होता है तो उसका ड्राई इलेक्ट्रिक अच्छा कहा जाता है, या दोष मुक्त कह सकते हैं हम, या डर्ट फ्री
ऑयल, उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ कैसे चेक की जाती है, तो जो कुछ भी हमारा ऑयल है उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज पास करेंगे, तो वोल्टेज का जो वैल्यू है 2500 या 2500 वोल्ट हम जब उसमें से पास करेंगे तो उसके अंदर स्पार्क क्रिएट होता है। तो उस ऐसे स्पार्क करने के बाद जो स्पार्क क्रिएट होता है तो वो ऑयल अच्छा है या उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी है, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में जो कुछ भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम होगा तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है वो, और ऑक्सीडाइज होने वाला जो कुछ भी ऑयल है वो अच्छा नहीं कहा जाता, उसे हम बैड ऑयल कहते हैं। ओके, तो लास्ट वन है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जो कुछ भी फ्लो है उसको जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। सपोज मैंने ये एक ऑयल है, ये दूसरा ऑयल है, तो ये हमने हमारा कोकोनट या कुकिंग ऑयल लिया, और ये हमने जो गाड़ी में प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है वो ऑयल कंसिडर करेंगे। सो जब मैं यहाँ से कुकिंग ऑयल छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये कुकिंग ऑयल का जो यहाँ पहुँचने का टाइम है वो कम होगा, और जो हम प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं गाड़ी में, तो उसका जो ऑयल है उसका फ़्लो क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ आने के लिए जो इस ऑयल को टाइम लगा तो क्या होगा, तो इसको यहाँ फ्रिक्शन कम हो गया, या इसका जो पतलापन था तो उसकी विस्कोसिटी लो हो गई, इसीलिए इसे यहाँ से यहाँ फास्ट आ गया। तो इसकी विस्कोसिटी हाई थी तो इससे ज़्यादा यहाँ क्या करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो यहाँ इसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टर्बेंस कम आए। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, जो कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है फ्लो होते वक्त, तो उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ओके, तो विस्कोसिटी कम होनी चाहिए जब वो लुब्रिकेशन होता है पिस्टन या सिलेंडर से, जब कुछ वो लुब्रिकेट होता है तब। वेलोसिटी लो होने से क्या होता है, जो कुछ भी हमारा कंप्रेसर है उसके अंदर जो पार्ट है उनके सभी जगहों पे क्या हो सकता है, इजीली लुब्रिकेट हो सकता है। और हाई विस्कोसिटी होने से हमारा कंप्रेसर है वो अच्छी तरह से और या उसकी इफ़िशिएंसी अच्छी होती है। सो ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हुए ऑयल सिलेक्शन करने के लिए। सो एक्चुअली ऑयल सेपरेटर कहाँ बैठा थे, तो ये कंप्रेसर है और ये ऑयल सेपरेटर आफ्टर डिस्चार्ज लाइन बैठा थे। तो इन बिटवीन कंप्रेसर और कंडेंसर, ये आपको एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑयल सेपरेटर कहाँ बैठाया जाता है, तो उसके लिए ये अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ऑयल सेपरेटर का क्यों बैठाया जाता है, तो जब हम यहाँ कंप्रेसर के अंदर क्या ऐड करते हैं, ओके, जो कंप्रेसर के अंदर हमारा ऑयल होगा तो क्या होगा, वो कंप्रेसर के साथ या रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्सअप होगा। मिक्सअप होने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि वो यहाँ कंडेंसर में जा सकता है, और कंडेंसर में जाने के बाद क्या होगा, जो कि एक कंडेंसर है, कंडेंसर का जो कॉइल होगा उसके अंदर उसका लेयर क्रिएट होगा, और लेयर क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ हमें हीट ट्रांसफ़र होना मांगता है। तो हीट ट्रांसफ़र उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हम कंसिडर करेंगे, तो ये ना हो सके इसीलिए हम यहाँ ऑयल सेपरेटर बैठाया है। तो ऑयल सेपरेटर वहाँ बैठाने के बाद जो ऑयल सेपरेटर है वो 100% वर्क नहीं हुआ, कोई मैकेनिकल डिवाइस है, क्योंकि ऑयल सेपरेटर ये भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, वो 100% वर्क नहीं करेगा, मगर जो कुछ भी जाने की मात्रा है उसमें कम कर सकता है। ओके, जो कुछ भी यहाँ से ऑयल जाने वाला है कंडेंसर में वो ज़रूर जाएगा, मगर उसकी जो मात्रा है, जैसे हम कहेंगे कि 20% जा सकता है, मगर हम यहाँ ऑयल सेपरेटर नहीं बैठाएंगे तो 100% जाएगा। तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ होगा, जब हमारा या दूसरा डिस्चार्ज होने के बाद ये साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, तो यहाँ ऑयल का क्या होगा, ऑयल का शॉर्टेज होगा। तो ऑयल का शॉर्टेज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो कुछ भी घूमने वाले पार्ट होते हैं उसके अंदर क्या होगा, हीट क्रिएट होगा। तो हीट क्रिएट होने से क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर है वो ज़्यादा हीटअप हो सकता है, और वहाँ ब्लास्ट होने की जो कुछ भी संभावना है वो कम हो सके, इसीलिए हमें लुब्रिकेशन यूज किया जाता है। तो वो उसका जो लेवल होता है वो मेंटेन रखने के लिए लुब्रिकेटर या ऑयल सेपरेटर यहाँ यूज़ किया होता है। ओके, सो ऑयल सेपरेटर कुछ इस तरह दिखता है। तो पहले हम इसके
जो कुछ भी पार्ट है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले देखिए ऑयल और गैस, ये कंप्रेसर के फ्रॉम डिस्चार्ज लाइन, क्योंकि फ्रॉम कंप्रेसर बोला है तो कंप्रेसर के बाद डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, तो यहाँ गिरेंगे हो, तो गिरने के बाद एज़ पर डेंसिटी, तो गैस का डेंसिटी कम होगा तो वो ऊपर चले जाएंगे, या उनका लेयर ऊपर होगा, जो ऑयल की डेंसिटी है उसकी तो ज़्यादा होगा तो इधर आएगा, या वो मिक्स हो गए दोनों, यहाँ दोनों भी यहाँ आके गिरेंगे। तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, जो हाई प्रेशर कटआउट दिख रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर कटआउट इसीलिए है क्योंकि आफ्टर कंप्रेसर है तो डिस्चार्ज होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी ऑयल सेपरेटर है वो डिज़ाइन करते वक्त उसका भी कोई एक वैल्यू होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि 10 PSI, क्योंकि 1 PSI जब सक्शन होता है तब 1 PSI हमने कंसिडर किया कि हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है, और जो आफ्टर डिस्चार्ज होगा वो 10 PSI होगा। तो क्या होगा, 10 PSI के लिए क्या डिज़ाइन किया होगा हमारा कंप्रेसर। और सपोज़ ये जो ऑयल सेपरेटर है उसको 9 PSI के लिए डिज़ाइन किया होगा, तो क्या होगा, ये 10 PSI के साथ यहाँ हमारा जो कुछ भी ऑयल है और वो रेफ्रिजरेंट है वो आएगा। तो क्या होगा, यहाँ वो कटआउट होना मांगता है, नहीं तो क्या होगा, ये ऑयल सेपरेटर है वो ब्लास्ट होगा और उसको हानि पहुँच सकती है, इसीलिए हाई प्रेशर कटआउट बैठा है। ओके, दूसरा जो ये हीटर है वो हीटर क्यों बैठाया है, तो हीटर बैठाने का वजह यही है कि जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तो क्या होता है, कंप्रेसर बंद होने के बाद जो कुछ भी रेफ्रिजरेंट और ऑयल है तो यहाँ आएंगे। ऑयल जब कंप्रेसर बंद होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जब बंद होगा तो क्या होगा, यहाँ फ्यूम्स क्रिएट हो सकते हैं, और फ्यूम्स क्रिएट होने के बाद उनका गैसेस में फॉर्मेशन होगा, वो गैसेस मिक्सचर अच्छा होगा। तो गैसेस मिक्सचर अच्छा होने के बाद में क्या होगा, वो गाढ़ा बन सकता है। वो गाढ़ा ना बने इसीलिए ये हीटर रहा। जब वो बंद होता है तभी हमारा हीटर चालू होता है, जब वो कंप्रेसर वर्किंग में कंडीशन में होता है तो हमारा हीटर चालू कंडीशन में नहीं होता है। ये फ्लोट वाले जो कि एक लेवल के बाद क्या हो सके, यहाँ का जो कंप्रेसर को रिटर्न जाने वाला जो लाइन दिख रहा है ये वाला, तो उसको मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद में बैफल और डेमिस्टर, ये दोनों का फंक्शन एक ही तरह है, क्योंकि ऑयल जब यहाँ गिरने वाला है, ऑयल या लिक्विड पार्टिकल डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेमिस्टर और बैफल का यूज़ किया जाता है। जो यहाँ आने वाले तो क्या होगा, यहाँ ऑयल जो गिरेगा उसको हम डेमिस्टर कुछ मात्रा में क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट या अलग करेगा, तो यहाँ से ऑयल फिर से बैफल पे ऊपर गया। बैफल भी एक लिक्विड सेपरेटर ही है, तो फिर से यहाँ पूरा लिक्विड क्या होगा, सेपरेट होगा। जो कुछ भी उसमें रेफ्रिजरेंट होगा वो गैस फॉर्म में ऊपर कंडेंसर को जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारा ऑयल सेपरेटर वर्क होता है। ओके, तो एक अलग सी जानकारी जो आपको पता नहीं होगी, तो जो ISO है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करता है कि विस्कोसिटी ग्रेडिंग क्या करता है, विस्कोसिटी ग्रेडिंग उनके फाइंड आउट की है। तो विस्कोसिटी ग्रेडिंग उतनी होनी चाहिए तो वो जो हमारा ऑयल है वो अच्छा होगा। जैसे कि विस्कोसिटी ग्रेडिंग है वो इन बिटवीन 32 सेंटीपॉइस टू 220 सेंटीपॉइस के अंदर होनी चाहिए। आपके लिए ये होमवर्क है, सेंटीपॉइस कहाँ कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूले है आपको फाइंड आउट करने का है। अगले लेक्चर में वो बताऊंगा कि सेंटीपॉइस का यूनिट क्या है। ओके, या वो कहाँ कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में जो उसका टेम्परेचर है वो 10 फ़ारेनहाइट होता है, तो उसका मुझे सेल्सियस में कितना होता है वो कन्वर्ट करके बताना। उसके बाद में जो 104 फ़ारेनहाइट है इज़ इक्वल टू 40 सेंटीपॉइस। ओके, 40 सेंटीपॉइस। जो उसके बाद में जो विस्कोसिटी ग्रेडिंग है वो 68, 32, ये कुछ विस्कोसिटी ग्रेडिंग है जो अच्छे ऑयल को चूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होगा हमारा ऑयल सेपरेटर। और अंत में देखें, ये जो है इसमें कुछ हाई स्ट्रक्चर बताया गया है। ओके, तो ये हमारा स्क्रोल कंप्रेसर है। तो स्क्रोल कंप्रेसर में कैसा हमारा ऑयल सर्कुलेशन किया जाता है वो इस तरह देख सकते हैं हम। ये रिकवरी पंप है, ऑयल सप्लाई पंप है, पंप कवर है, पंप कवर मिडल है। ओके, जो हमारा रिटर्न ऑयल है जो हमने देखा था अपनी पिछले डायग्राम में, तो इस तरह होता है। इनमें थोड़ा कन्वेंशनल और हाई प्रेशर मैकेनिज़्म है ऑयल का, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ देखिए,
एनर्जी बाईपास में क्या हो रही है, 4 स्टेज हो रहे हैं, मगर जो हाई प्रेशर है उसमें क्या हो रहा है, हाई प्रेशर और ऑयल सेपरेटर। तो ये डिफरेंस है। यहाँ थोड़ा बहुत क्या होता है, रेफ्रिजरेंट भी जाता है, मगर यहाँ पूरा का पूरा क्या होता है, ऑयल जाता है हाई प्रेशर। ये एलजी ने फाइंड किया हुआ नया टेक्निक है, इससे हमारा जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। ओके, तो ये एलजी ने फाइंड आउट किया है। तो कंप्रेसर ऑयलिंग कैसा होता है, तो कंप्रेसर ऑयलिंग बेसिकली 2 टाइप में किया जाता है। एक तो प्रेस फीड ऑयलिंग या उसे फोर्स फीडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर का जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसी शाफ्ट को हम क्या कहते हैं, एक पंप, ऑयल पंप जोड़ा होता है जो हमारा सेम कंप्रेसर की तरह वर्क करता है, पंपिंग करता है उसे, फिर उसका प्रेशर बढ़ाता है और क्या करता है, जहाँ जहाँ हमारे ऑयलिंग के या लुब्रिकेशन करने के पार्ट है वहाँ क्या करते हैं, पंप करता है, इसलिए इसको प्रेशराइज या फोर्स टाइप ऑयलिंग किया जाता है। जैसे कि क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग हो गया, लिफ्टर हो गया, रॉकर आर्म हो गया, ये जो कुछ है वहाँ क्या किया जाता है, कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में स्प्लैश ऑयलिंग है। तो स्प्लैश ऑयलिंग का मतलब क्या है, जो कुछ भी हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है, तो कनेक्टिंग रॉड का ये जो पोर्शन दिखता है आपको, ये पोर्शन कुछ इस तरह होता है। ओके ओके, तो इस तरह होने से क्या होता है, जब यो यहाँ ऑयल का क्या होगा, ऑयल को पार्ट यहाँ टच होगा तो यहाँ ऐसा फ्लैशिंग करेगा। ओके, यहाँ ऐसा फ्लैशिंग करेगा, तो फ्लैशिंग की वजह से ये ऊपर की तरफ क्या होगा, उछलेगा। तो उस उछलने की वजह से क्या होगा, जो हमारा घूमने वाला यहाँ पिस्टन है उसके ऊपर भी आके गिरेगा, साइड में भी आके गिरेगा। तो इस तरह से इसको फ्लैश टाइप कहा जाता है। ओके, तो oil spray out on moving parts between parts moderate such as piston ring, cylinder, camshaft। तो इन इक्विपमेंट को कूल करने के लिए फ्लैश ऑयलिंग मेथड यूज़ की जाती है। सो आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो ज़रूर डिसलाइक करना, मगर डिसलाइक करने की वजह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तो विद द हेल्प ऑफ योर कमेंट नेक्स्ट लेक्चर में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।